कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ थोड़ी टेंशन में होंगे। टेंशन में क्योंकि कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। पहला, आर्टिकलशिप को किस डेट से स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड, अभी कुछ टाइम पहले एक गर्ल का मैसेज आया था, लड़की का। तो उन्होंने कहा कि जब इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता तो प्रिपरेशन करके क्या ही फायदा होएगा। तो इन सब बेसिक क्वेरी को पुटअप करना चाहता हूँ। तो अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस को उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्टोरी को नरेट करना चाहता हूँ। अभी तक मैंने अपनी स्टोरी को रिवील नहीं किया। तो अब जैसे मेरा ग्रुप 1 नवंबर 21 में हो गया था, ग्रुप 2 नवंबर 22 में हो गया था। बट रेगुलर कॉलेज के कारण वो एनओसी वाला चक्कर आता है। तो इस कारण मैं अपने आर्टिकलशिप को अप्रैल एंड में स्टार्ट कर पाया था, एनओसी लेके जब प्रॉपरली साइन वगैरह कराया सब चीज़ों से। अब कि आर्टिकलशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए। अब एक चीज़ ये कि भाई मेरे पास मैं रेगुलर कॉलेज से था। अब मैं एकदम से स्टार्ट नहीं कर पाता, मेरे को एनओसी चाहिए थी। स्टार्ट करने को कुछ नहीं, बिना एनओसी के भी स्टार्ट करते हैं। उससे अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं भाई। एवरी कॉइन हैज इज टू साइड्स। तो इस चक्कर में, तो आप एक चीज देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आपके जैसे कई जने बोलते हैं कि हम लोग को बिग फोर के लिए टाइम लगेगा, इस सब चीजों के लिए टाइम लगेगा। बट एवरी रिस्क कम्स विद रिवॉर्ड। तो सेम चीजें होती है कि हायर रिस्क हायर प्रॉफिट वाली चीजें होती है। कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर आपका इंटर क्लियर हो गया, कॉलेज की कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं जब मर्जी आप चाहें। अगर आपका रेगुलर कॉलेज है, फिर तो आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप भी एनओसी का वेट करेंगे। अब इसमें ना एक चक्कर आता है। चक्कर क्या आता है कि भाई हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। इसमें ना एक चीज देखिए कि जैसे होता क्या है, ओल्ड स्कीम हो या न्यू स्कीम हो। अब आर्टिकलशिप मेरी दो साइकिल होते हैं रजिस्टर करने के, 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर। अब 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर, अब इसकी ड्यू डेट तक हम इंतजार क्यों करें, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे मैंने मेरी आर्टिकलशिप को इनिशियल सबसे पहली बारी 28 अप्रैल को रजिस्टर किया। अब उसके बाद अगर आगे कभी ट्रांसफर लिया, जैसे अभी मैंने ट्रांसफर लिया ईवाई में। तो जब मैंने ट्रांसफर लिया, काफी हेडेक बन गई थी। हेडेक किस सेंस में बना था, क्योंकि जब ट्रांसफर लिया, बीच में अगर 2-3 दिन का गैप आ गया, ज्यादा का गैप आ गया किसी भी रीजन से, या फॉर्म अलाउ नहीं करी, मेरे वाले केस में अलाउ कर दिया था, बट कुछ भी रीजन हो गया 3-4 दिन का, अब वो अटेम्प्ट मेरा आगे चला जाएगा एक्सेस में। क्योंकि मेरी आरटीसी पे वो अक्टूबर तक होनी चाहिए 2.5 साल की, और बाद में वो 30 अप्रैल का होता है सीन उनका। तो प्लीज, वो तो चाहे ओल्ड स्कीम हो चाहे न्यू स्कीम हो, ये दोनों केसेस में एप्लीकेबल होता है। तो इस चीज का आप देख लेना कि ये मेरी इसमें आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। लास्ट की डेट तक प्लीज कृपया वेट ना करें। आप अपने आप कम से कम 15 दिन का बोनस लेके चलें। 15 दिन का मतलब 15 अप्रैल को लास्ट डेट लेकर चलें या 15 अक्टूबर। अब इसमें कुछ क्या हो सकता है कि कुछ मिड साइज या स्मॉल साइज या बिग फर्म से भी लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है कि एक ही डोमेन में एक्सपोजर दे रहे हैं, बोरिंग हो रहा है। अब एक कुछ होता है, अभी मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे, वो एक फर्म को छोड़ देते हैं, दूसरी फर्म मिल नहीं रही है। अब इसके बीच में 15-20 दिन महीने का गैप आ जाता है, जो जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेस लीव्स। तो उस एक्सेस लीव्स के कारण अटेम्प्ट में दिक्कत आ जाती है। तो अब इसको भी काट पीट के मैं बोलता हूँ 1.25 महीने से पहले रजिस्टर कर लें उसको, अपनी एंड ड्यू डेट सोच के। 1.25 महीना इन द सेंस 20 सितंबर हो गया या आपका 20 मार्च हो गया, उसको अपना लास्ट लेके चलें। ये एक सही मैप रहेगा आपके लिए। अगर आप जितना लास्ट का वेट करते हैं, धीरे धीरे, ये नहीं कि आपको काफी दिक्कत आएगी, बट ट्रांसफर वाले केसेस में बोल रहा हूँ कि अगर आपको बाई चांस कभी चेंज करना पड़ जाए या कुछ करना पड़ जाए, तो आप उसमें एक बड़ा सेफर साइड रहेंगे और आपको अच्छा महसूस होएगा। और इसमें मैं एक और बताना चाहूंगा, अभी जैसे मेरे कंपनी में मेरा कलीग है, उन्होंने क्या किया, उनकी आर्टिकलशिप को उन्होंने 4 महीने पहले रजिस्टर कर लिया। 4 महीने पहले यानी मे बी मई एंड में या जून एंड में कुछ ऐसा रजिस्टर किया। तो जून में क्या, जैसे अब उनके पास 4 महीने हो गए, 6 मंथ की लीव होगी परमानेंट जो आपको मिलेगी मिलेगी न्यूज की में। 6 + 4 कितना होगा, 10 मंथ्स की टोटल लीव्स, जो कि एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशियंट है। जिसमें आपकी कोचिंग भी हो गया, रिविजन भी हो गया मल्टीपल टाइम्स। पहले के टाइम में क्या होता था, लीव्स के बड़े पंगे आते थे, बट अब आईसीआई ने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। तो सबसे पहले आपको होगा क्लैरिफाई कि आपको आर्टिकलशिप कब रजिस्टर करनी चाहिए, आप प्लीज वाइज डिसीजन लेना। अब मैं आता हूँ, मैंने अपनी आर्टिकलशिप रजिस्टर करी और मेरा सही चल रहा था अप्रैल तक। फिर मैंने सोचा कि चलो यार एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। फिर काफी टाइम अप्लाई किया, कोल्ड ईमेलिंग की। अब ईमेलिंग में क्या होता है, आपकी सब्जेक्ट लाइन ठीक होनी चाहिए। अब यार वैकेंसी तो है नहीं, बट मैं ऑफ दी वैकेंसी जाके पुरानी वैकेंसीज पे अप्लाई कर रहा हूँ। पुरानी भी कौन सी, सिर्फ सिर्फ जो 2 महीने पहले की है। 2 महीने से पहले क्या हो सकता है कि पर्सन ने ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर ली या वो क्लोज हो गई कुछ भी, तो मैं 2 महीने का टाइम पीरियड उठाता था, करंट से लेकर लास्ट के 2 मंथ्स तक। अब फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरे पास कॉल आया था अगस्त के अराउंड बिग फोर से। हेलो विवेक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस फॉर्म। तो उन्होंने अपना बताया सब चीजें, मैंने कहा चलो ठीक है बढ़िया है, कॉल आ गया। उस टाइम मैं भी क्लाइंट का कुछ काम कर रहा था। फिर एकदम से उन्होंने बोला
कि चलो लेट्स शेड्यूल एन इंटरव्यू। मैंने कहा ओके, आप जब मर्जी कर लीजिए, क्योंकि मेरे माइंड में थॉट ये था कि इंटरव्यू के लिए भाई चाहे तो 2-4 घंटे मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलता है। बट हुआ क्या, रैंडमली उन गर्ल्स ने क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट करने स्टार्ट कर दिए। एंड आई वाज शो, क्योंकि मैं प्रिपेयर तो था नहीं, ना मेरे को पता कि क्या कुछ क्वेश्चंस आएंगे क्या कुछ। और मेरे पास एक्सपीरियंस था इंटरनेट का 4-5 महीने का। तो उन्होंने पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया, जो कि मैं हैंडल कर पाया था। बट उसके बाद इतनी गंदी केस स्टडीज आई। मैंने फर्स्ट टाइम केस स्टडीज देखी थी, जो कि हैंडल करना काफी डिफिकल्ट हो गया था। तो फर्स्ट राउंड जैसे तैसे निकल गया मेरा। सेकंड राउंड में आई लूज, कि मैं हार गया। 10-15 दिन हो गए थे, मेरे को कॉल नहीं आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे को कॉल क्यों नहीं आया। उन्होंने कॉल उठाया, कह रहे यार अगर आपको 10-15 दिन में नहीं रिस्पॉन्ड मिला तो इट मीन्स आप सिलेक्टेड नहीं हो। तो मेरे को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। और बता नहीं सकता क्या फेस था कि यार अब इतना सब होने के बाद क्यों मैं रिजेक्ट हुआ। और अदर हैंड दूसरी टीम में एक था, वो सिलेक्ट हो गए थे। फिर इसके बाद मैंने उनको बोला करवा दे, बट नहीं हुआ। फिर इसके बाद मेरे को आई थिंक अक्टूबर में टॉप 6 से कॉल आया था कि लेट्स शेड्यूल एन इंटरव्यू। फिर उन्होंने शाम को अराउंड 6 बजे का इंटरव्यू रखा, 2-3 घंटे का टाइम मिला। मैं था इंटरनल ऑडिट का, इंटरव्यू भी इंटरनल ऑडिट में देता था। बट उन्होंने मेरे से कोर डेप्थ क्वेश्चंस पूछे, आई डोंट नो उसका क्या लॉजिक था। मैंने उनसे बाद में पूछा कि भाई उन्होंने अराउंड 20-25 क्वेश्चन पूछे। बट आई वॉज अनेबल टू आंसर, कि यार 5-6 महीने दे दिए, क्योंकि टीडीएस थीसिस में मैंने काम किया होता। बट मैंने जो टैक्स है 2021 में पढ़ा था, और इंटरव्यू में 2023, 2 साल का गैप था। 2 साल में मैंने बिल्कुल भी टच ही नहीं किया। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होती होगी। तो उन्होंने पूछा, मैं लिटरली अनेबल टू आंसर। मैंने फिर बाद में उनसे पूछा कि सर मैं इंटरनल का स्टूडेंट हूँ, कि मतलब वहाँ पे मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, और मेरे को आगे आर्टिकलशिप भी आपके फॉर्म में इंटरनल में करनी है, तो टैक्स का रेलिवेंस क्या है। तो देन ही रिप्लाइड कि विवेक देखो हम सीए कर रहे हैं, अब आप काम कुछ भी कर रहे हैं, बट लोगों की आपकी एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये सीए, इसके पास हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो उस दिन से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, कि मैंने उसके बाद थोड़ा बहुत टैक्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया। फिर मेरी एक आदत थी, जब भी इंटरव्यू होते हैं मैं सारे क्वेश्चंस को एक डायरी में लिख लेता हूँ। सारे इन द सेंस कि कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं भी रहते। बट धीरे धीरे अगर आप 1-2 दिन दिमाग पे जोर डालते हैं, रिकॉल करते हैं, तो आपको रिकॉलिंग में आ जाता है कि हाँ ये पूछा था वो पूछा था। तो मैं जितना होता था वो लिख लेता था। अब वो 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे मैंने डायरी में लिखे। उसको नेक्स्ट डे अच्छे तरीके से विद आंसर्स प्रिपेयर किया, इसमें इतना टीडीएस का रेट है, इसमें वो है टीसीएस, ऐसे एडवांस टैक्स है, इसकी ये ड्यू डेट होते हैं, सब चीजें। फिर थोड़े टाइम बाद दोबारा पता नहीं क्या हुआ, एक्सीडेंटली सेम कंपनी में इंटरव्यू शेड्यूल हो गए, और इंटरव्यू भी सेम। उन्होंने सेम, पता नहीं क्या हुआ, फिर टैक्स के क्वेश्चंस पूछे, और इस बार अलग 20 नेक्स्ट टैक्स के क्वेश्चंस। तो वो मेरे को नहीं समझ आया कि क्या मेरे साथ हुआ था। बट वो 15-20 दिन के गैप में सेम इंटरव्यू सेम सब चीजें हो गई थी। तो तब भी मैं नहीं कर पाया, क्योंकि यार वो बिल्कुल ही हटके हो गए। इस बार उन्होंने नेक्स्ट लेवल ले गए थे। तो फिर उन 40 क्वेश्चंस को मैंने मैशअप किया, अच्छे तरीके से तैयार किया। फिर उसके बाद मेरा एक बिग फर्म में स्टैट्यूटरी ऑडिट में इंटरव्यू था। फर्स्ट 2 राउंड क्लियर हो गया था। बट पार्टनर राउंड में जाके वो लोकेशन का वजह था, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा रिलोकेट, क्योंकि मैं गुड़गांव साइड देख रहा था, वो पुणे के लिए था। बट अब उससे क्या सीखने को मिला था मेरे को, कि जो क्वेश्चंस इंटरव्यू के बाद प्रिपेयर किए, लिस्ट डाउन किए, उनके आंसर्स लिखे, वो आंसर्स इतने सॉलिड बन गए थे कि वो मैंने खुद भी किए, और उसके मैंने लिंक्डइन पे शेयर किए थे, वो काफी बच्चों के हेल्प आए थे। तो इस दौरान ड्यूरिंग द जर्नी एक चीज सीखने को मिली थी, कि अगर आप 5-6 इंटरव्यू देते हैं, और मेरे माइंड में क्या था कंसिस्टेंट, कि इंटरनल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट था। मेरे माइंड में 2 ऑडिटरी डोमेन चलते थे। था टॉप 6 में जाना है, कि टॉप 6 मिल जाते हैं ठीक है, वरना बिग 4 है ये। अब एक चीज समझ आ गई थी कि मेरी स्टेज पे, कि भाई ट्रांसफर के सीन में ये सब पता था, पीडब्ल्यूसी नहीं लेता, डेलोइट नहीं लेता, केपीएमजी ईवाई एक्सेप्ट कर लेती है, और जीटीबी ले लेती है। और वीडियो का कभी कभार चांस हो जाता है, 6 महीने से ऊपर का उनका बहुत ही रेयर चांस होता है। तब मेरे लिए ये रह गया था कि तय करना विवेक, तो इन 3 कंपनी में कर, बाकी उनमें जाएगा तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो इनके ऊपर मैंने काफी ध्यान देना स्टार्ट किया था। अब एक चीज समझ आ गया था, कि कुछ और इंटरव्यू दिए थोड़ी फर्म्स के, कि पैटर्न अगर आप देते हो ना, आप 5-6 इंटरव्यू देते हो, आपको एक चीज समझ आ जाती है कि कॉमन क्वेश्चंस क्या निकल के आ रहे हैं। फिर वो कॉमन क्वेश्चंस थे जो, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद कॉपी ली, उसमें डेली लिखता था इसके आंसर्स। इंटरव्यू में कहीं नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको कॉपी में लिखा। अगले दिन जाके पढ़ा, नहीं यार इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। क्योंकि देखो जब भी डिफरेंस पूछता है, लेट्स सपोज वो पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। अब कुछ बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो एज पर दिस होता है, इंटरनल ऑडिट में ये है रिक्वायरमेंट, उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो इस तरीके से पॉइंट होता है, इंटरनल ऑडिट वो इस तरीके से होता है। रेदर देन स्टार्टिंग दिस, आप क्या बोल सकते हैं कि सर
आई कैन डिफरेंशिएट इन दी फ्लोइंग 3 पॉइंट्स, 3, 4, 5, जितना आपको माइंड में 1 सेकंड का मिलता है ना उस पॉइंट, आप उसमें रुक के सोच सकते हैं कि मैं आपको कितने पॉइंट्स बोलने हैं। ये मेरे को भी मेरे कजन ब्रदर ने शेयर किया था आइडिया, तो ये काफी वर्किंग आइडिया है। तो जब भी आप इंटरव्यू को कभी डिफेंस का क्वेश्चन आ गया, कुछ आ गया, तो आप बोल सकते हैं सर 3, 4, 5, फिर सामने वाले माइंड पर्सन के माइंड में जाएगा कि हाँ ये पर्सन 3 पॉइंट बोलने वाला है। आप बोलोगे सर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से आप बड़े सिस्टमेटिक चलेंगे तो वो काफी अच्छा रहता है। सेकंड थिंग क्या सीखने को मिली थी कि जैसे वो पूछते हैं, लेट्स सपोज मेरा इंटरनल में इंटरव्यू है, उसने पूछा व्हाट इज द कॉमन रिस्क इन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर ऑडिट। अब रेदर देन सेइंग दिस सर एम्प्लॉय की फाइल में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं है उसको चेक कर, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है कंपनी के लिए गलत बात है। अगर एम्प्लॉय ने कोड ऑफ कंडक्ट साइन नहीं किया और कल आके वो कुछ गलत हरकत कर देता है कंपनी में, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये भी गलत है। अच्छा एम्प्लॉय टर्मिनेट हो, एम्प्लॉय ने कुछ गलत काम कर दिया, वो प्रॉपर टर्मिनेट नहीं हुआ, इसका क्या है? अगर वो एसेट लेके चला गया कंपनी से, तो इस चीज से ये क्या हो गया, एक तो मैंने उसको जनरल बता दिया, वो भी सुन के खुश हो गया। एक आप इसको उनको ये बताएंगे सर पहले क्या होता है कंपनी में, पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग में क्या हो सकता है कि गलत प्लान कर दिया तो आप ओवर स्टाफिंग कर लेंगे जिससे कॉस्ट आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड चीजें क्या होती है, आप ऑनबोर्डिंग होता है और पहले हायरिंग होती है, हायरिंग के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। आप लिंक्डइन से हायर कर रहे हैं, Naukri.com से हायर कर रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज से कर रहे हैं। अब आपने लिंक्डइन का प्रीमियम खरीद लिया, बट आप एक भी बंदा वहां से हायर नहीं कर रहे, आप तो कंपनी के इंटरनल रेफरेंस से ले रहे हैं, तो फालतू का खर्च हो रहा है कंपनी का। थर्ड आ गया ऑनबोर्डिंग, ऑनबोर्डिंग के टाइम पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कल आप आके पता चला कि कंपनी में चोर आ गया है या कोई गलत क्रिमिनल बैकग्राउंड आ गया है, तो उसने कल कंपनी में कुछ कर दिया, तो इससे कंपनी की रेपुटेशन जो इतने सालों में बनी है गुडविल डैमेज हो जाएगी। तो एक चीज देखिए, एक आप अंधाधुंध आंसर दे दें 1, 2, 3, 4 मन में सोच सोच के, एक आप सिस्टमेटिक चलते हैं जिससे सामने वाले को पता चल गया कि आपको रिस्क भी आता है, आपको प्रोसेस भी आता है, इससे आपके हायरिंग के चांसेस 100% श्योर श्योर बढ़ जाएंगे। तो प्लीज अगर आपके माइंड में कभी भी आए कि आरटीसी की ड्यू डेट क्या है, तो आपको वो बता दिए। सेकंड, अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल है तब भी आप तैयारी कीजिए, नहीं है तब भी तैयारी कीजिए। थर्ड, एक लास्ट बताना चाहता हूँ इसमें क्या, कि जैसे आपके इंजीनियर बोलते हैं कि यार आप अपना एक्सेल शेयर कर दीजिए, वो कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ, मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा। बट आपने भी इंटरव्यू दी होंगे ना, आप उसका भी ध्यान से सोचेंगे, सब मिल जाएंगे, ऐसे जरूरी नहीं कि जो बिग फोर के कोई पर्सन हायर हुआ है सिर्फ वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कैसा है, आपने उसको कैसे बोन एंड पुटअप किया, बोन एंड पुटअप आपने कैसे, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जब आपके पास अगर आप ट्रांसफर केस है तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता चल जाएगी कि जैसे कुछ एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या होता है ना, कि जैसे पर्सन ने मल्टीपल इंडस्ट्रीज किया, मैन्युफैक्चरिंग की है, कम्युनिकेशन की है, कुछ भी की है, टेलीकम्युनिकेशन में था। अब आपको एक इंडस्ट्री में, आपको एक डिपार्टमेंट में थोड़ा काम मिला, बट आपको उसके यूट्यूब वीडियो सुन लिया आपने, लिंक्डइन में बहुत देख लिया, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, बाकी सबके बारे में कम नॉलेज है। और आपको पता है भाई मेरे को 3, 4 मिनट में बोलना है, तो 3, 4 मिनट में क्या हो सकता है, आप 2 से ढाई मिनट उसको बढ़ा चढ़ा के बोलिए, ताकि सामने वाले पर्सन के, हायरिंग पर्सन के माइंड में ना बातें फिट हो जाती है कि ये पर्सन है, अच्छा इसने ये अचीवमेंट्स है इसकी, इसने यहाँ काम किया है, वो किया है। तो जब उसके माइंड में बातें जाती है तो वो रिलेटेड वही क्वेश्चन पूछने की एक्सपेक्टेशन रहती है कि 90% आपके क्वेश्चन उसके तरफ रिवॉल्व करेंगे। जब आप बार बार किसी बात को बोलेंगे बार बार, इसका मतलब ये नहीं है वर्ड्स रिपीट करेंगे, इससे उन्हें लगेगा कि आपकी लिमिटेड वोकैबुलरी है। तो ऐसा नहीं करना कि आप बार बार एक वर्ड को बोल रहे हैं, वर्ड्स डिफरेंट कीजिए, बट आपका कहने का मतलब एक ही होगा, तो वो काफी आपको मीनिंगफुल फ्रूटफुल रहेगा। और जब लास्ट में आपसे पूछा जाता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ पूछेंगे वो आपका नेगेटिव में जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। क्या होता है इंटरव्यू भी सबसे इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद मन करता है कि आपकी कहानी सुनने कि कोई मेरी भी सुने, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इनिशियल डेज में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने क्या पूछ लिया था कि सर व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग फॉर्म एवाई, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, मतलब 7, 8 मिनट किया होगा उन्होंने फुल डिटेल में कि हम ये काम करते हैं। आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज, आपको लेट टाइम तक कुछ कुछ दिन बैठना पड़ सकता है, अच्छे प्रेजेंटेशंस पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा टाइमली मैनर में, वरना आप पीछे रह जाएंगे। उन्होंने बहुत चीजें तैयारी, और वो लिमिटेशंस भी इस तरीके से थी कि मैं उसको एक पॉजिटिव फीडबैक में लूँ, मैं अपने आप को फिलअप करूँ। तो प्लीज अपनी आइडिया को स्मूथ रखिए, टेंशन कभी भी मत लीजिए, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।